सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, दरवाजा अंदर से बंद है, कमरे में हल्की सी पीली रोशनी है, हवा थोड़ी भारी सी लग रही है। आपके सामने एक शख्स बैठा है, वो मुस्कुरा रहा है, आपकी बातों पर सिर हिला रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी आंखों में देखते हैं, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। न गर्माहट, न पछतावा, न शर्म, न डर, बस एक ठंडी, गहरी, काली सी खाली जगह, जैसे किसी भूखे शिकारी की आंखें अपने अगले शिकार को स्कैन कर रही हों। अब सोचिए, अगर ये इंसान चाहे तो आपको जिंदा और कच्चा भी निगल सकता है, बगैर किसी पछतावे के, बगैर किसी ग्लानि के, और रात को आराम से सो भी जाएगा। क्या आपको यकीन होगा कि धरती पर ऐसे दिमाग भी चलते फिरते घूम रहे हैं? ऐसे लोग जिनके लिए अच्छाई, बुराई, नैतिकता, भगवान सब बस बच्चों की कहानियां हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहना चाहते हैं। अखबार में ऐसी खबरें पढ़ते हैं, डर जाते हैं और चुपचाप पन्ना पलट देते हैं। लेकिन एक शख्स था, क्रिस्टोफर बेरेडी, जिसने उल्टा रास्ता चुना। उसने तय किया कि वो सीधे अंधेरे के दिल में जाएगा, इन खतरनाक दिमागों की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करेगा और समझेगा कि ये चलते फिरते राक्षस आखिर सोचते कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस किताब के बहाने हम एक ऐसे मानसिक अंधेरे में झांकेंगे जहां झांकने की हिम्मत भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये वीडियो सिर्फ खौफनाक कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, ये आपको बताएगा कि एक साइकोपैथ के दिमाग में क्या चलता है, ये लोग हमारे बीच कैसे छिपकर घूमते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को ऐसे लोगों से कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हम साइंस, सोसाइटी, साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्टोरीज को जोड़कर चीजों को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप ऐसे दिमागों की असली तस्वीर देखने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए इस डरावने लेकिन जरूरी सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल, साइकोपैथ होता कौन है? फिल्मों में आपने देखा होगा, ठंडी निगाहें, खून से सने हाथ, पागल हंसी, पर असल जिंदगी में साइकोपैथ हमेशा ऐसे नहीं दिखते। हकीकत में वो हम सबके बीच ही घूमते हैं, सूट पहनकर, कोट टाई लगाकर, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके मोहल्ले में, कभी कभी तो आपके अपने रिश्तों में। एक साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान होती है, उसे दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर कोई रोता हुआ दिख जाए या किसी की आंखों में डर दिख जाए तो दिल के अंदर कहीं ना कहीं कसक होती है, लगता है यार इसे मदद चाहिए। लेकिन साइकोपैथ के दिमाग में यह स्विच ही नहीं होता। उसका दिमाग दर्द, सहानुभूति, गिल्ट, इन सबको वैसे प्रोसेस ही नहीं करता जैसे आपका और हमारा दिमाग करता है। वो रोते आदमी को भी ऐसे देख सकता है जैसे टीवी पर कोई ड्रामा चल रहा हो। ये लोग ऊपर से नॉर्मल, कभी कभी तो बहुत ज्यादा चार्मिंग दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, जोक्स मारते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आप सोचते हैं क्या ही अच्छा इंसान है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो दिमाग चलता है वो बेहद ठंडा और कैलकुलेटिव होता है। उनके लिए लोग असली इंसान नहीं बल्कि शतरंज के मोहरे होते हैं, जिन्हें वो अपनी मर्जी से चलाते हैं, कुर्बान करते हैं और जब काम हो जाए तो बोर्ड से बाहर फेंक देते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक नया सहकर्मी आया, स्मार्ट है, हंसमुख है, सबकी हेल्प करता है, जल्दी ही सबका फेवरेट बन जाता है। आपको लगता है वाह ये तो बहुत पॉजिटिव बंदा है। कुछ समय में वो आपके करीब आ जाता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, आपके राज जानता है, आप दिल खोलकर उसे सब कुछ बता देते हैं, आपकी परेशानियां, आपके डर, आपके सीक्रेट्स। और फिर एक दिन आप पाते हैं कि वो इन सब चीजों का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर रहा है, बॉस के सामने, टीम के सामने, आपके इमेज के खिलाफ। जब आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मुस्कुराकर कहेगा, अरे यार तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। यही है मैनिपुलेशन, साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार, उसकी जुबान और उसकी दिमागी चालें। वो पहले आपको आसमान पर चढ़ाता है, आपको फील कराता है कि तुम दुनिया के सबसे स्पेशल इंसान हो, और फिर धीरे धीरे आपको तोड़ना शुरू करता है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पहचान, आपका खुद पर भरोसा सबको अंदर से खा जाता है। कई बार शिकार को खुद ही लगने लगता है कि गलती मेरी ही है, शायद मैं ही खराब हूं। यहीं से शुरू होता है गैसलाइटिंग, वो दिमागी खेल जिसमें आपको आपकी ही रियलिटी पर शक होने लगता है। सोचिए, एक लड़की है जो एक लड़के से रिलेशनशिप में आती है। शुरू शुरू में बॉयफ्रेंड बहुत केयरिंग है, गिफ्ट्स,
गुड मॉर्निंग टेक्स्ट। मैंने पहले कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जैसे डायलॉग। सब कुछ परफेक्ट। धीरे धीरे वो कहने लगता है, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे दूर रहो। फिर कहेगा, ये कपड़े तुम पर सूट नहीं करते, तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। धीरे धीरे वो लड़की की दुनिया को छोटा कर देता है, दोस्तों से दूर, फैमिली से दूर, और आखिर में उसकी सारी रियलिटी सिर्फ उसी लड़के के इर्द गिर्द घूमने लगती है। अगर कभी लड़की सवाल उठाती है तो वो कहता है, तुम्हें याद भी नहीं रहता क्या हुआ था, तुम्हारी मेमोरी खराब है, तुम ड्रामा करती हो। और लड़की खुद पर शक करने लगती है। यह है गैसलाइटिंग, जब शिकारी आपके ही दिमाग के खिलाफ आपको खड़ा कर देता है। और जो ये गेम सबसे अच्छे से खेलते हैं, उनमें से बहुत से लोग साइकोपैथ या एक्सट्रीम नर्सिसिस्ट होते हैं। अब सोचिए, हम जब भी कोई गलती करते हैं, किसी को चोट पहुंचा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, बाद में अंदर से एक आवाज आती है, यार ये ठीक नहीं हुआ। यही है हमारी कॉन्शियंस, ज़मीर। ये हमें रात को चैन से सोने नहीं देती जब तक हम माफी न मांग ले या चीजें सुधारने की कोशिश न कर ले। लेकिन साइकोपैथ के दिमाग में ये आवाज बहुत कमजोर होती है, या कई बार होती ही नहीं। वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दें, किसी की जान ले लें, और बाद में ऐसे बात करें जैसे उन्होंने कुछ खास किया ही नहीं। जैसे आप अपने शॉपिंग लिस्ट के आइटम गिनाते हैं, वैसे एक इंटरव्यू का जिक्र आता है जहां एक सीरियल किलर से उसके किए गए सब जुल्मों के बारे में पूछा गया। वो इतनी ठंडी, फ्लैट आवाज में घटना दर घटना गिनाता गया जैसे कोई पुरानी फाइल पढ़ रहा हो। न आंखों में नमी, न चेहरे पर ग्लानी, न आवाज में टूटन। वो अपनी कहानी को भी स्टोरी नहीं, डाटा की तरह बता रहा था। इंटरव्यू लेने वाले को ऐसा लगा जैसे वो किसी इंसान से नहीं, एक खाली खोल से बात कर रहा हो। वैज्ञानिक लेवल पर भी रिसर्च बताती है कि साइकोपैथ्स के दिमाग में वो हिस्से जो एम्पैथी, गिल्ट, डर जैसी इमोशन प्रोसेस करते हैं, अक्सर कम एक्टिव होते हैं। उनकी ब्रेन वायरिंग ही अलग होती है। उनके लिए दुनिया बहुत हद तक एक वीडियो गेम की तरह होती है, जहां लोग बस कैरेक्टर हैं। ऑन करो, खेलो, ऑफ करो। अगर कोई कैरेक्टर काम का नहीं रहा, उसे डिलीट कर दो बिना किसी पछतावे के। यहां एक और इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। साइकोपैथ और सैवेज, यानी बेहद वैशी, हिंसक अपराधी, हम अक्सर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। साइकोपैथ आमतौर पर बहुत कैलकुलेटिव और प्लानिंग वाला अपराधी होता है। वो पहले शिकार चुनता है, फिर सेटअप बनाता है, रिस्क कम करता है, और फिर वार करता है। उसका फोकस कंट्रोल, पावर, पैसा या अपनी किसी अंदरूनी फंतासी को पूरा करना होता है। दूसरी तरफ सैवेज टाइप अपराधी कई बार अचानक गुस्से, हवस या बदले की आग में आकर हमला करते हैं। उनका हिंसा का तरीका बहुत बिखरा हुआ, बहुत ब्लाइंड और एक्सट्रीम होता है। जैसे जंगल में दो शिकारी हों, एक जाल बिछाकर दूर से इंतजार करके शिकार पकड़ता है, दूसरा सीधे झपटकर फाड़ देता है। दोनों का रिजल्ट एक ही, मौत। लेकिन दिमाग की बनावट, कंट्रोल और प्लानिंग बहुत अलग। क्रिस्टोफर बेरेडी के नजरिए से देखा जाए तो समाज के लिए सबसे खतरनाक वो है जो साइकोपैथ है और साथ ही हिंसक भी, यानी दिमाग से भी ठंडा और हाथ से भी बेरहम। वो नकाब पहनकर आपके बीच रहता है, नॉर्मल जिंदगी दिखाता है और सही समय का इंतजार करता है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं, क्या ये लोग ऐसे पैदा होते हैं या दुनिया इन्हें ऐसा बना देती है? सच्चाई बीच में कहीं है। कई केस स्टडीज में देखा गया कि बहुत से सीरियल किलर्स और एक्सट्रीम साइकोपैथ्स का बचपन बहुत दर्दनाक रहा। मारपीट, यौन शोषण, इग्नोर किया जाना, लगातार तंग किया जाना, घर में हिंसा देखना। जब एक बच्चा सालों साल सिर्फ दर्द, डर और नफरत देखता है तो उसके अंदर की बहुत सी नॉर्मल भावनाएं सुन्न हो जाती है। कुछ लोग ऐसे माहौल से निकलकर भी अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके दिमाग में पहले से ही एम्पैथी की कमी हो, जिनके ब्रेन पैटर्न में हिंसा की तरफ झुकाव हो, जब उन पर ये तरह तरह के जख्म पड़ते हैं तो अंदर एक राक्षस टाइप पर्सनालिटी बनने लगती है। इसे आप ऐसे समझिए, जीन्स यानी हमारा बायोलॉजिकल सेटअप एक बंदूक की तरह है, और माहौल, बचपन के अनुभव, समाज से मिला ट्रीटमेंट, ये सब ट्रिगर है। अकेले बंदूक खतरनाक नहीं, अकेला ट्रिगर भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो गोली चलती है। हर टूटा हुआ इंसान कातिल नहीं बनता, लेकिन कुछ लोगों के लिए अंदर का अंधेरा बाहर आने का रास्ता ज्यादा आसान होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, इसलिए हिंसा में उनका रोल कम होता है, लेकिन इस किताब के जरिए पता चलता है कि औरतें भी उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं, बस उनका तरीका अलग होता है।
वो मसल पावर से ज्यादा भरोसे और इमोशन का इस्तेमाल करती है। वो माँ, नर्स, पत्नी या केयरटेकर के रोल में छिपकर लोगों का ट्रस्ट जीतकर उसी के सहारे अपना खेल खेलती है। कई बार उनका मोटिव पैसा होता है, कभी कोई टॉक्सिक रिश्ता या अंदर की दबती नफरत। इससे एक बात साफ है, अंधेरे का कोई जेंडर नहीं होता। शैतानी दिमाग मर्द के शरीर में भी हो सकता है, औरत के शरीर में भी। सबसे खतरनाक वो होता है जिसे हम सबसे सेफ मानते हैं, क्योंकि वहां हम अपनी गार्ड सबसे ज्यादा डाउन रखते हैं। एक और कॉमन फीचर, झूठ। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते नहीं, झूठ जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ का फर्क वैसे होता ही नहीं जैसे हमारे लिए है। वो रोजाना घंटों घंटों, सालों साल एक नकली इमेज में जीते रहते हैं। किसी को अपने रुतबे के बारे में झूठ बोलेंगे, किसी को अपनी जॉब के बारे में, किसी को अपने पास मौजूद पैसों के बारे में। कई साइकोपैथ अपने ही दिमाग में खुद को हीरो समझते हैं, जो गलत कर भी रहे हों, लेकिन अपनी नजर में वो हमेशा जस्टिफाइड होते हैं। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो ये सब समझने के लिए, इनसे मिलने जुलने के लिए जेलों के भीतर जाते हैं। क्रिस्टोफर बेरीडी जैसे लोग, जिनका काम है इनसे लंबे लंबे इंटरव्यू करना, इनके दिमाग को परत दर परत खोलने की कोशिश करना। वो बताते हैं कि वो कमरे जहां ये मुलाकातें होती थी, वहां एक अजीब सी ठंडक होती थी। सिर्फ ऐसी वाली नहीं, एनर्जी वाली। जब आप किसी ऐसे इंसान की आंखों में देखते हैं जिसने हंसते हंसते कई लोगों की जान ली हो, तो वो आंखें अंदर तक चुभ जाती है। कई बार ये अपराधी अपने चार्म और बातों से इंटरव्यू लेने वाले को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तारीफ करके, झूठी कहानियां सुनाकर, खुद को बेचारा दिखाकर। अब सवाल आता है, क्या ऐसे लोगों को बदला जा सकता है? क्या थेरेपी, दवाइयां, काउंसलिंग, सजा, इन सब से एक साइकोपैथ सुधर सकता है? किताब का निष्कर्ष काफी सख्त और डरा देने वाला है। ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं के आसपास है, क्योंकि साइकोपैथी कोई फ्लू नहीं है कि गोली खाओ और ठीक हो जाओ। ये पर्सनालिटी का कोर हिस्सा है, ब्रेन वायरिंग का हिस्सा है। थेरेपी कई बार उल्टा काम करती है। वो थेरेपी से इमोशन दिखाना सीखते हैं, ड्रामा करना सीखते हैं, मगर अंदर से वैसे के वैसे रहते हैं। कई केस में देखा गया कि ऐसे लोग जेल में सेल्फ हेल्प प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, रोते हैं, अफसोस जताते हैं, इतना अच्छा एक्ट करते हैं कि पैरोल बोर्ड भी यकीन कर लेता है कि ये बदल गया है। बाहर आते ही, मौका मिलते ही, फिर वही जुर्म, क्योंकि बदला कुछ नहीं, बस नकाब और मोटा हो गया। ये बात हमारे लिए सुनना मुश्किल है, क्योंकि हम सब मानना चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं अच्छाई होती है, हर कोई बदल सकता है। लेकिन रियलिटी यह है कि कुछ दिमाग इतने डैमेज्ड, इतने ठंडे, इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि उन्हें ठीक करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ समाज का सबसे बड़ा बचाव यही है कि उन्हें जितना हो सके बाकी लोगों से दूर रखा जाए, सख्त निगरानी में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। एक और खतरनाक लेयर है नर्सिसिज्म। कई साइकोपैथ खुद को दुनिया से ऊपर समझते हैं। उन्हें लगता है कि नियम कानून आम लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं। कोर्ट में भी वो जज से बहस करेंगे, वकील हटाकर खुद अपना केस लड़ेंगे, मीडिया को इंटरव्यू देंगे जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। उनके लिए ये सब एक शो है जहां वो स्टार है और दुनिया ऑडियंस। जब इन्हें आखिर पकड़ लिया जाता है तो भी इन्हें अफसोस कम और गुस्सा ज्यादा आता है कि छोटे मोटे लोग इन्हें पकड़ने की हिम्मत कैसे कर गए। अब एक बहुत जरूरी सवाल, ये लोग शिकार किसे बनाते हैं? क्या ये पूरी तरह रैंडम होता है? रिसर्च बताती है कि ज्यादातर साइकोपैथ कमजोर या अकेले लोगों को चुनते हैं। ऐसे लोग जो इमोशनली लो हो, अकेले हो, जिनका सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो, जो जल्दी भरोसा कर लेते हो। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा प्लीज करने वाला है, नहीं बोल पाता, बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसता है, तो साइकोपैथ टाइप लोग उसे दूर से ही सूंघ लेते हैं, जैसे शार्क पानी में खून की बूंद सूंघ लेती है। लेकिन यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है, गलती शिकार की कभी नहीं होती, जिम्मेदारी हमेशा शिकारी की होती है। पर हमारी सेफ्टी के लिए यह समझना जरूरी है कि ऐसे लोग कैसे सोचते हैं, कैसे इशारे देते हैं, कौन सी रेड फ्लैग संकेत है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इनमें से कई रेड फ्लैग बार बार दिखते हैं। बहुत ज्यादा चार्म, जल्दी जल्दी इमोशनल क्लोजनेस, हमेशा अपनी ही कहानी, अपने ही दुख, अपने ही मैं कितना स्पेशल हूं वाली बातें, आपके बाउंड्रीज की बार बार धज्जियां उड़ाना, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, और सबसे बड़ा, दूसरों के दर्द के प्रति कोई सेंसिटिविटी न होना। अगर कोई इंसान बार बार आपके फीलिंग्स को छोटा कर दे, आपको ओवर रिएक्टिंग बोले, आपकी परेशानियों पर हंसे और फिर कहे मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये एक छोटा अलार्म है
जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब थोड़ा उस साइड को भी समझते हैं जिस पर अक्सर रोशनी कम पड़ती है। विक्टिम्स। जब कोई साइकोपैथ या हिंसक अपराधी किसी की जान लेता है तो असल में सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली की नॉर्मल लाइफ भी कहीं ना कहीं मर जाती है। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, दोस्त, सबकी दुनिया बदल जाती है। मीडिया कुछ दिन हेडलाइन चलाता है, लोग कुछ दिन बात करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए टाइम वही अटक जाता है। वो हर रात, हर त्योहार, हर जन्मदिन पर उसी एक चेहरा याद करते हैं, वही सवाल पूछते हैं, हमारे साथ ही क्यों? ये दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यहीं से इस किताब का और इस वीडियो का असली मकसद सामने आता है। ये सारी बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, असली मकसद है अवेयर करना। ये समझना कि ऐसे लोग सिर्फ फिल्मों में, वेब सीरीज में या दूर की खबरों में नहीं है, ये हमारे आसपास भी हो सकते हैं। और उसी के साथ ये सीखना कि हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखिए। अगर कोई इंसान ऊपर से कितना भी चार्मिंग क्यों न हो, लेकिन उसके साथ होने पर अंदर से कुछ अजीब सा, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, तो उस एहसास को इग्नोर मत कीजिए। कई बार हमारा दिमाग छोटे छोटे संकेत पकड़ लेता है जिन्हें हम कॉन्शियसली समझ नहीं पाते। दूसरी बात, बाउंड्री सेट कीजिए। कोई भी इंसान, चाहे कितना ही क्लोज क्यों न हो, अगर बार बार आपकी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, आपकी ना को इग्नोर कर रहा है, आपके फीलिंग्स पर हंस रहा है, तो वहां रुककर सोचना जरूरी है। हेल्दी इंसान आपकी लिमिट्स का रिस्पेक्ट करता है, टॉक्सिक या साइकोपैथिक इंसान उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। तीसरी बात, जल्दी जल्दी किसी को अपनी पूरी लाइफ, पूरे सीक्रेट्स मत सौंप दीजिए। ट्रस्ट टाइम के साथ बनता है, 2-4 हफ्तों के चार्म और स्वीट टॉक से नहीं। अगर कोई इंसान शुरुआत में ही आपको सोलमेट, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता टाइप डायलॉग देने लगे, तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। चौथी बात, अपने आसपास के लोगों की कहानियां सुनिए। बहुत से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप, गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन से गुजरते हैं, लेकिन शर्म या डर की वजह से बोलते नहीं। जितना हम इन टॉपिक्स पर खुले में बात करेंगे, उतना ज्यादा लोग ऐसे दिमागों से बच पाएंगे। और आखिरी बात, हर अजीब या ठंडा इंसान साइकोपैथ नहीं होता। हमें किसी को देखकर 2-4 बिहेवियर के बेसिस पर तुरंत लेबल नहीं लगाना चाहिए। साइकोपैथी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी कंडीशन है जिसका प्रॉपर असेसमेंट एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। हमारा काम है अवेयर रहना, रेड फ्लैग्स पहचानना और अपनी अपनी लाइफ में जरूरी सेफ्टी मेजर्स लेना। तो आज के इस सफर में हमने टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस की मदद से ये समझने की कोशिश की कि एक साइकोपैथ का दिमाग कैसे काम करता है, ये लोग हमारे बीच कैसे छिपकर जीते हैं, कैसे ये मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, झूठ और चार्म का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करते हैं, और हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऐसे दिमागों से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये गहराई में जाने वाला कंटेंट पसंद आया हो और आप चाहते हो कि आने वाले वीडियो में हम और भी डार्क साइकोलॉजी, क्रिमिनल माइंड्स या ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे टॉपिक कवर करें, तो कमेंट में जरूर लिखिए डार्क माइंड, ताकि पता चले कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंस जाते हैं या जिन्हें ना बोलने में दिक्कत होती है। हो सकता है ये वीडियो किसी की आंखें समय रहते खोल दे। आप देख रहे थे ज्ञान जंक्शन। यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों, साइकोलॉजी, साइंस और रियल लाइफ के बीच छिपे कनेक्शंस को आसान भाषा में खोलते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो मिस न हो। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और याद रखिए, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा मासूम नहीं होता।